नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की, जो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 0 मिनट तक वृश्चिक राशि में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो घटक हैं उनकी बात करते हैं। ज्येष्ठा राशि चक्र का 18वां नक्षत्र है, जो मंगल द्वारा शासित वृश्चिक राशि में 226 डिग्री 40 मिनट से लेकर 240 डिग्री 0 मिनट तक मिलता है। इस नक्षत्र को बनाने वाले सिर्फ 3 तारे एक छत्र या कर्णफूल की तरह लगते हैं। ये इस नक्षत्र समूह के प्रतीक भी हैं। इसमें जो प्रमुख तारा है वो वृश्चिक एंटेयर्स के दिल में एक चमकता हुआ लाल तारा है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। तमस इस नक्षत्र का मूल गुण है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्तर पर सत्व इसमें प्रभावित होता है। इस नक्षत्र की मूल प्रेरणा अर्थ यानी डायरेक्टेड या निर्देशित कार्यकलाप या डायरेक्टेड स्ट्रेंथ। इस नक्षत्र का देवता देवाधिदेव इंद्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है वर्षतम, लेकिन यहाँ एक बड़ी बहन या हाथ की जो मध्यमा उंगली होती है उसको दर्शाता है। परिवार में बड़ी बहन को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है और सम्मान के क्रम में उसका स्थान माँ के बाद आता है। यह नक्षत्र समूह एक परी की तरह है जो पृथ्वी पर हमारे बच्चों को संरक्षण भी प्रदान करता है और उनके विकास का ध्यान भी रखता है। प्राणायाम में या योगिक क्रिया हैं उसमें मध्यमा उंगली का बड़ा प्रयोग होता है और यह अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। नक्षत्र की पौराणिक कथा और उसका आकार। देवादिदेव इंद्र का पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि वह जीवन के सभी सुखों का नियंता है या उनको कंट्रोल भी करता है। इंद्र ने यह शक्ति बहुत ही कठोर तप और साधना के बाद प्राप्त की है। इंद्र देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली भी है, क्योंकि उसके पास सुदर्शन चक्र है, जिससे वह सारी दुनिया को पल भर में अगर चाहे तो भस्म कर सकता है। और यह चक्र उसकी प्रथमा उंगली पर टिका होता है। ये बड़ी नोटेबल पॉइंट है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की, तो उनकी छोटी उंगली पर है और इंद्र के पास एक अलग स्थिति में जो सुदर्शन चक्र उसको प्राप्त हुआ, वो सिर्फ प्रथमा उंगली पर ही उसका प्रयोग कर सकता। अब यह जो चक्र उसे प्राप्त हुआ उसके लिए उसने बहुत ही कठिन तपस्या की थी और दानवों के से मुक्ति पाने के लिए उसे यह चक्र प्राप्त हुआ था और इससे वो आसानी से दानवों का संहार कर सकता है या करता था। और यह सुदर्शन चक्र छत्र या कर्णफूल की तरह भी लगता है। अपने छत्र या कर्णफूल के प्रतीक के कारण ज्येष्ठा को काफ़ी सम्मान या मान सम्मान प्राप्त है। उसका जो प्रतीक है, प्रतीक से भी नक्षत्र को सम्मान मिलता है। यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत सहित कई देशों की प्राचीन सभ्यताओं में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने वाले राजाओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक प्रयासों को करना पड़ता था और उनके प्रयासों को मान्यता भी मिलती थी। और यह मान्यता कई बार एक विशेष अंगूठी के रूप में होती थी जो उन्हें प्राप्त होती थी। और जिन लोगों ने समाज में विशेष दर्जा हासिल किया है, उन्हें समय में छत्र देकर भी सम्मानित किया जाता था। ऐसी भी स्थितियां कई जगह रही हैं और इसका तात्पर्य यह होता था कि यह स्थिति यह दिखाती है कि यह व्यक्ति आत्मा के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर हो रहा है और इस योग्यता के कारण उसे यह एक विशेष उपाधि दी जाती थी। और इस अवस्था में आकर व्यक्ति का रूपांतरण भी होने लगता है और उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो एकाकार होने लगती है
और उस पूरे प्रोसेस में उसके मन के भीतर एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक उद्वेलन होता है और उसे उस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, जिसको मंथन भी हम कह सकते हैं। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध यहाँ पर यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति को अपनी जितनी भी मानसिक शक्ति है उसका एक तो विदोलन करना पड़ता है, फिर उसे बढ़ाना पड़ता है ताकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। वो तभी संभव है जबकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा या उसकी शक्ति को वो ठीक से उसका मूल्यांकन कर सके या उसे समझ सके। इस नक्षत्र का जो स्वामी देवता है वो इंद्र है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण भी रखता है, यह भी दर्शाता है। उसे बोलते हैं कि इंद्र जो है वो प्रबुद्ध मन को दर्शाता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और प्रेरक शक्ति की। ज्येष्ठा के इस स्तर पर गुणों का जो पैटर्न है उल्टा हो गया है। यहाँ तमस अर्थात अकर्मण्यता मूल स्तर पर यानी बेसिक स्तर पर है, और सत्व आलोक और सामान्य का बाहुल्य दूसरे और तीसरे स्तर पर है। मघा से लेकर ज्येष्ठा तक 9 नक्षत्र समूहों की चर्चा करते हुए हमने ये देखा कि इन सभी नक्षत्रों का जो मूल गुण है वो तो तमसी है, अर्थात अकर्मण्यता, सुस्ती, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। और इस नक्षत्र का यह अंतिम नक्षत्र है, और यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ पैटर्न बदल जाएगा। मूल तो यहाँ तमसी है, लेकिन सत्य का बाहुल्य व्यक्ति का ख्याल रखता है। ज्येष्ठा में हम देखते हैं कि पहली संरक्षक जो यहाँ पर है वो बड़ी बहन है, जो माँ की तरह संभालने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही तत्पर रहती है। इस नक्षत्र समूह का दूसरा प्रतीक मध्यमा उंगली है, जो प्राणायाम विधि के द्वारा व्यक्ति के सांस लेने के पैटर्न को हमेशा ही ठीक रखने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ रहा होता है तो उसे बहुत तरह के सामाजिक सम्मान भी मिलते हैं, जो उसमें कर्णफूल है या छत्र देकर आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके प्रयासों को मान्यता दिलाते हैं। वर्तमान युग में भी हम देखते हैं, अगर कोई शंकराचार्य हैं तो उनके पास दंड होता है, छत्र होता है। इस तरह से मान्यता इस नक्षत्र के द्वारा मिलती है, ऐसा भी इसमें व्याख्या है। इस नक्षत्र समूह का जो स्वामी है वो देवता इंद्र है, जो ऐसे व्यक्ति को जिनका ये नक्षत्र होता है उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उसकी जो आध्यात्मिक जागरण है या आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हो सके और उसका मन अलौकिक हो सके। तो इस नक्षत्र में बहुत सारी संभावनाएं व्यक्ति के पास होती हैं। अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सफल हो सकती है। हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। सबसे पहले आपकी ताकत। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। सबसे पहले आपकी ताकत। हमारे पास यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो ज्येष्ठा, बुध और मंगल, ये जो समन्वय है ये दिलेरी और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। लेकिन अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस मन पर भय भी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की तुलना में वरिष्ठ या महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करता है और कई रूपों में वरिष्ठतम हो भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है, और फिर निरंकुश सत्ता और सम्मान पाने की जो कोशिश है वहाँ से एक उसकी नई यात्रा भी शुरू होती है। फिर वह अपने आप को गौरवशाली समझता है, साहसी तो होता ही है, शक्तिशाली होता है, दिलेर होता भी है और सिद्ध भी करता है, और उसमें ऊपर उठने की और शक्ति भी होती है। उसको लगता है कि अब तो मैं यहाँ हूँ, मुझे और ऊपर उठना चाहिए और अब मैं अजय क्यों ना हो जाऊँ। तो इन संकटों से घिरकर भी वो दिलेर बना रहता है। कभी कभी वह अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने
के लिए धूर्तता करने से भी बाज नहीं आता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बूंद में सागर बनने का सपना तो पूरा है। आप में सामाजिक वर्ग में कुलीन और अभिजात्य खास बने रहने की प्रबल इच्छा होती है और आप में एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, और आप अपनी विशेष जो हिडन आपकी एनर्जी है, योग्यता है, उसका विकास से अपने उत्थान का पूरा प्रयास करते हैं। आपके अंदर ही अंदर काम में जुटे रहने की और जीवन में ऊंची उड़ान भरने की एक सतत प्रक्रिया भी चलती रहती है, परंतु इस पूरे प्रोसेस में भौतिकता जो है, मटेरियलिज्म जो है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। और आपका यह भी दृढ़ विश्वास है कि अगर किसी को आध्यात्म के पथ पे जाना है, उसको मेडिटेशन की प्रॉपर विधियाँ सीखनी है, तो उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो एक अमीर और गरीब के बीच में संतुलन जो है वो बना रहे। और आप अपने को थोड़ा विकसित भी मानते हैं, प्रोग्रेसिव भी मानते हैं, और आपके पास हर चीज़ की का एबंडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अब जब आपके पास इतना ज़्यादा होगा तब आप औरों को देंगे भी, गरीब आदमी को देंगे भी, दया भी करेंगे। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि अगर मुझे आध्यात्म के पथ पे चलना है तो फिर मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो, और तब की ताकि मैं बहुत ठीक पहले कमा लूँ, पहले भौतिकता का पूरा सुख पा लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हम देखते ही ऐसे कई साधु संत हैं आज भी, उनकी अगर आपको 2-3 रात गुजारनी हो, तो एक आध कोई सेशन लेना हो, तो आपका बैंक बैलेंस तो बड़ा होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपकी कमज़ोरियों की बात करते हैं। अपनी इमेज और आत्मसम्मान को लेकर आपके अंदर एक निरंतर अंदरूनी संघर्ष भी चलता रहता है। आपका कई बार रहस्यमय और जो पाखंडी स्वभाव है वो आपके पतन का कारण बन सकता है। आप अपने मित्रों और जो आपके हितचिंतक होते हैं उनके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके प्रति वैसे ही रहें। भौतिकता को आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और आपका जो कई बार चिड़चिड़ा व्यवहार है या अहंकार है, अहम है, ये जो स्थितियां हैं ये आपके विनाश का या पतन का कारण हो सकती हैं। और आपका जो अनुशासन है वो आपके लिए बहुत ही बड़ी शुद्ध नीति है। अगर आप डिसिप्लिन में रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आजकल नक्षत्रों की, और हम करते करते आज हम ज्येष्ठा पर आ गए। 18वें नक्षत्र की हमने बात की। बहुत जल्द हमारे सारे नक्षत्र पूरे होने वाले हैं। आप सब जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। उसके बाद हम नक्षत्र मेडिटेशन या नक्षत्र ध्यान को प्रारंभ करेंगे। और हमारा विचार है, हम चाहते हैं, बड़ा पुराना सोचा हुआ है हमने, कि आज मान लीजिए आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो जिन लोगों का ज्येष्ठा नक्षत्र है वो ध्यान करें, और जिनका नहीं है वो भी करें। तो जिनके क्या अनुभव होते हैं उस दिन आकाश में जुड़ने से ब्रह्मांड आपके साथ कैसे कनेक्ट होता है। जब आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं तो ब्रह्मांड एकदम तैयार बैठा है आपसे कनेक्ट होने में। मुश्किल हमारी है, हम ही कनेक्ट नहीं होते। तो कैसी नक्षत्र मेडिटेशन वो विधि है जिससे ब्रह्मांड से कनेक्ट हुआ जा सकता है, और उसका माध्यम है आपका नक्षत्र। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।